नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। वहीं बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर कई अधिकारी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले आईएसबीटी पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की, बसों की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही यात्रियों से परिवहन निगम के बारे में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्ग महिला यात्री के पास बैठकर चाय भी पी और यात्री को भी चाय पिलाया। साथ ही सीएम ने कहा कि यहाँ पर देश भर के लोग आते हैं तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी चीजों को देखा है और मैंने यहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों को कहा है कि जल्द ही यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। मैं जल्द ही यहाँ पर फिर से निरीक्षण करूंगा। हमारे पूरे उत्तराखंड का और देहरादून का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख स्थान है और एक तरह से मैं कहूं कि उत्तराखंड और देहरादून का मुख्य, जैसे किसी भी व्यक्ति को देखना हो, किसी जगह को देखना हो तो उसकी मुख्य जगह को देखा जाता है, वैसे आईएसबीटी है जहां पर देश भर के लोग आते हैं, जाते हैं, यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, काम से आने जाने वाले आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं। तो इस स्थान पर सभी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए क्योंकि त्योहार का भी सीजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, यहाँ की पेयजल व्यवस्था, पानी के जो एटीएम है उनको देखा है, शौचालयों को देखा है, पार्किंग को देखा है, जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, टिकट घर को देखा है, कैंटीनों में भी जाकर देखा है कि सभी व्यवस्थाएं ठीक हों। मैंने यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कहा है और जल्दी ही मैं इसका फिर से निरीक्षण करूंगा। कुछ समय दिया है, इस समय के अंदर ये सारी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस कोर्स में आयोजित सरस मेले में शिरकत की। यहां उन्होंने मेले में शामिल हुई महिला एवं सहायक समूहों को सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए सरस मेलों के आयोजन को ग्रामीण आर्थिकी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने मेले में स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया और तैयार किए उत्पादों का भी सराहना की। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी आज गुरुवार सुबह बद्री धाम पहुंचे। बद्री धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। यहां बद्री विशाल के दर्शन के दौरान उन्होंने गीता पाठ पूजा में भाग लिया। इसके बाद वह हेली से लौट गए। भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की अटूट आस्था है, इसलिए हर साल वह बद्री नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया कि उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस संगठन और विधायकों के द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का दर्द एक बार फिर सामने आया है। हरीश रावत हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी के नेताओं और हरिद्वार के विधायक ने उनसे ना कोई चर्चा की और ना ही कोई सहयोग मांगा। हालांकि कांग्रेस ने अच्छे ढंग से जिला पंचायत चुनाव लड़ा है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो 1 नवंबर से हरिद्वार जिले में पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। पंचायत में मैं तो पूरी प्रक्रिया में उसमें कहीं था नहीं, लेकिन कांग्रेस गायब नहीं हो सकती हरिद्वार के अंदर, क्योंकि हरिद्वार कांग्रेस की अपनी, जैसे कहते हैं ना, मायका, और यहाँ कब्जा दूसरे लोगों का हो गया। हरिद्वार के नेताओं का भी कोई आदेश नहीं हुआ, यहाँ के एमएलएज ने, किसी ने कहा ही नहीं मुझसे। तो अब ऐसी स्थिति में चुनाव इत्यादि में पार्टी के निर्देश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
तो लेकिन अब जो है इतना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, ये मेरा भी कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने सोचा है उदलहेड़ी से सराय तक मैं एक पद यात्रा करूंगा। जितने दिन लगेंगे, 10-12 दिन जितने भी लगेंगे, चल पाऊंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। यहां बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली अतिथि गृह का हवन कर शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड का सबसे अच्छा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि इस पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाए और उसी के अनुसार आगे की कार्य किए जाएं। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 100 छात्राओं की क्षमता वाला बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जो 5 मंजिला होगा। इसके अलावा यहां टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आवासों का निर्माण कराया जा सकता है। विश्वविद्यालय है, उसमें अभी हम लोगों ने पहले हॉस्टल बनाया यहाँ बच्चों के लिए और अब गेस्ट हाउस बना रहे हैं। जो भी हमारे पूरे देश के यहाँ पे सेमिनार होंगे, कुलपति लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, संस्कृत शिक्षाविद आएंगे, उनके लिए यहाँ पे लगभग 5 करोड़ की लागत से जो है एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। उसकी आज आधारशिला रखी गई है। तो हमारे संस्कृत के जितने भी महाविद्यालय हैं, अभी तक ये संस्कृत शिक्षा से एफिलिएशन है। अब सरकार इस पे विचार कर रही है कि महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय है, इसको हम एक अलग से संवर्ग बनाने का। वहीं बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का शुभारंभ नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने फीता काटकर किया। बता दें कि बाजपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा वाल्मीकि प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर की राम भवन धर्मशाला के भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने फीता काटकर किया, जिसके उपरांत शोभा यात्रा दोराहा रोड, चीनी मिल, रामराज रोड होते हुए वाल्मीकि धर्मशाला में समाप्त हुई। देखिए, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हम सबकी आस्था, विश्वास और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। और आज इस अवसर पर मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को भी हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब उनके दिखाए मार्ग पर अपने जीवन को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें। और संपूर्ण समाज को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज जो हमारा है, अगर इस देश में हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसमें अगर अहम योगदान भी रहता है तो हमारे समाज के लोगों का रहता है। लेकिन आज हमारा समाज उससे भी आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे, नौजवान शिक्षा में बेहतर करते हुए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है और भगवान वाल्मीकि जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सबके आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। हर वर्ष इसी भांति हम और धूमधाम से उनकी शोभा यात्रा को निकाल पाए। मैं कमेटी के भी सभी सम्मानित सदस्यों को भी हृदय। वहीं बीजेपी नेता बंशीधर भगत के देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंशीधर भगत के बयान पर जमकर निंदा की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी कहा कि बंशीधर भगत को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो बीजेपी और संघ को सीरियस लेने की, क्योंकि उनके बयानों में साफ तौर पर दिखता है कि यह कितना हिंदू धर्म को मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता आरएसएस और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है
अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्य ने इस तरीके को बयान दिया होता या उनकी जबान फिसली होती तो अभी तक उसके कपड़े फट चुके होते, पुतले जल गए होते और उसका घर का घेराव हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति है कि जब उनके नेता कोई गलती करते हैं वो टिप्पणी तक करना पसंद नहीं करते। अंकिता मर्डर केस में हमने देखा जब एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रिजॉर्ट में ये सारी घटनाएं घटी तो बीजेपी की महिला नेत्रियां 9 दिन तक कुछ नहीं बोली। बाहर की बेटी के मरने में भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को देखते हैं, गलत और सही को नहीं देखते, तो बंशीधर भगत जी ने तो केवल बयान दिया है तो उनसे कोई उम्मीद। वहीं अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराने वाले उत्तराखंड की कालाढूंगी विधानसभा से भाजपा के विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने घरेलू भाषा में इस बात को कहा है, लेकिन यदि किसी के आत्मसम्मान और भगवान को ठेस पहुंची है तो वह अपने शब्दों को वापस लेते हैं और इसके लिए माफी भी मांगते हैं। उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूं। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूं, देवी का घोर उपासक हूं, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूं, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूं, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना, तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। कांग्रेस इस पे उंगली उठा रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने देवी देवताओं का अपमान किया है। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ जिन्होंने तो कह दिया राम का कोई वजूद ही नहीं है। अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, और न मुझे इससे कुछ लेना देना। मैंने तो ये कहा कि अगर किसी को पीड़ा पहुंची है तो उसको मैंने वापस ले लिया। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि भगत जी बोलते बोलते कई बार अपनी भाषा में संयम नहीं रख पाते और जल्दबाजी में या अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ना कहीं ये शब्द इनके निकल जाते। मैं आवश्यक शब्दों को बोलता हूँ, उसका अर्थ गलत लगाते हैं लोग। मैंने कभी गलत शब्द नहीं कहा, मैंने जब भी बोला नाप तोल के बोला, लेकिन उसका अर्थ गलत लगाया। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ जो कल घटना हुई है, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को अगर उससे कष्ट हुआ तो। वहीं साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर मुख्य कोषा अधिकारी बीएन पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन उपभोक्ताओं को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेशन देना होता है, लेकिन साइबर ठगी करने वाले उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं और उनका डाटा फोन के जरिए मांग लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोषागार द्वारा किसी भी कोई जानकारी नहीं मांगी जाती। उन्होंने इसको लेकर सभी को आगाह किया है और क्या कुछ उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए कहा है, सुनिए। साइबर क्राइम में एक नए प्रकार के मामले आ रहे हैं कि जो है जिसमें हमारे कोषागार के जो पेंशनर होते हैं उनको एक साल वर्ष में एक बार जो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होता है। तो कुछ साइबर क्राइम वाले उनको जो है अपने नंबरों से फ़ोन करके उनसे उनका पर्सनल डाटा मांग करके उनसे ठगी का शिकार उनको बना रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं पूरे उत्तराखंड में जो कोषागार से पेंशन प्राप्त करते हैं, उनको कोषागार से ऐसे कोई फ़ोन किया नहीं जाता है जिसमें उनसे कोई डाटा मांगा जाता हो। और इसके बजाय जब भी उनको जो है उनका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जो माह होता है, जैसे किसी का सितंबर में रिटायर हो तो सितंबर के महीने में, जो अक्टूबर में रिटायर हो तो अक्टूबर के महीने में एक बार कोषागार में जाकर के अपने जीवित प्रमाण पत्र को अपडेट करना होता है। इस कार्य को कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करके पोस्ट ऑफिस उनके घर में जाकर डिवाइस से जो है उससे भी अपडेट कर सकता है। लेकिन इस प्रकार में कोषागार के द्वारा कोई भी उनको फ़ोन नहीं किया जाता, ना उनसे कोई स्पेशल न उनका पर्सनल डाटा मांगा जाता है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि अपना डाटा अगर इस प्रकार का कॉल उनको आए तो अपना डाटा शेयर न करें। वहीं खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर स्वदेशी मेले का शुभारंभ होने वाला है।
जो कि 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। खासकर स्वदेशी मेले में उत्तराखंड सांस्कृतिक और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं ललित मोहन जोशी ने कहा कि खासकर मेले में उत्तराखंड में युवाओं में बढ़ रहे नशे को लेकर युवाओं को मंच के द्वारा नशे के खिलाफ सख्त मुक्त करने का संदेश दिया जाएगा। वहीं स्वदेशी मेले के समापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाग लेंगे। बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आएंगे, अपने स्टॉल लगाएंगे और निश्चित रूप से आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में देवभूमि देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में यह कार्यक्रम भव्य रूप से 10 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन 14 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी के माध्यम से इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसका समापन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हमारे अतिथि, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी सहित तमाम गणमान्य लोग जो मंत्रिमंडल में भी हैं, जो संगठनों में भी है और जो सामाजिक क्षेत्रों में भी समाज के लिए सकारात्मक दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब की गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जरूर प्रतिभाग करें। और वहीं उत्तराखंड का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक राज्य स्तरीय 70वां गौचर मेला इस बार बहुयामी अंदाज में देखने को मिलेगा। मेले में राज्य की लोक सांस्कृतिक और आकर्षक झलक के साथ राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला सभागार में गौचर मेले की अंतिम बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य स्वरूप देने और मेले के दौरान विधिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और विभिन्न समितियों एवं उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के आयोजन को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं उन पर अमल करते हुए यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को और धरोहर के रूप में संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि गौचर मेला हमारी परंपराओं से जुड़ा मेला है। हमारी संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए मेले को भव्यता प्रदान की जाएगी। एक ऐतिहासिक मेला है, राज्य स्तरीय मेला है और इससे पहले 2 साल मेला नहीं हो पाया कोविड महामारी के कारण, लेकिन हम सब लोगों का प्रयास है कि गौचर का जो मेला पहले से ऐतिहासिक रहा है वो इस बार भी हम उसको नए स्वरूप में प्रदर्शित करें। और निश्चित रूप से अभी बजट भी है, तो हम सब लोगों का प्रयास है कि इसमें अधिकारी भी हैं, हम सब जनप्रतिनिधि भी, प्रयास रहेगा कि अच्छा मेला। गौचर मेले की आज जो हमारी अध्यक्षता में 3य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी कर्णप्रयाग भी उपस्थित थे और इसमें जो गौचर निवासी जो उपस्थित थे उनके द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, तो उनको हम कंसिडर करेंगे और जो भी जिनका भी क्रियान्वयन हो सकता है उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और कोशिश हमारी यही है कि इस बार का गौचर मेला है वो एक स्वच्छ और भव्य गौचर मेला हो और सभी जो यहाँ के लोग हैं वो उसका लाभ उठा सके और उनको जो चाहे आजीविका से जुड़ा है चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से है, तो सभी जुड़े लोगों को इसका लाभ हो और एक जो गौचर मेला जो चमोली जनपद की धरोहर के। वहीं रामनगर के पूछड़ी में स्थित गौशाला में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद भगवान राधा कृष्ण का और हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भागीरथ लाल चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में गौशाला का निर्माण वर्ष 2011 में कराया गया था और गौशाला में उक्त मूर्तियों की स्थापना को लेकर लंबे समय से कार्रवाई की जा रही थी। मंदिर बनाया है, क्या मकसद है इसका? देखिए 2011 में यहाँ पर गौशाला स्थापित की गई थी। कामधेनु गोविंद गोदान समिति के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। मेरे मन में एक माताजी और पिताजी की स्मृति में एक लंबे समय से एक
मंदिर स्थापना की इच्छा थी। समिति से पूछा, समिति ने इसके लिए सहमति व्यक्त करी। इसलिए हमने यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की मंदिर की स्थापना के लिए प्रयास किया और मंदिर की स्थापना हमने माता पिता की स्मृति में यहाँ करी है और साथ में गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में चीनी मिल स्थित BCSF इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 12 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले और विज्ञान ड्रामा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। बता दें कि बाजपुर के चीनी मिल स्थित BCSF इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चीनी मिल के GM हरवीर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव के दौरान विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा में 12 विद्यालयों के 88 छात्र बच्चों ने प्रतिभाग किया। ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अच्छी बात है कि जो इसके विषय हैं वो साइंस के साथ साथ जो हैं सामाजिक विषय हैं वो भी हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे और आज के जो मैं अंतर देखता हूँ, जो सिविल सर्विसेज में जिस तरह के टॉपिक आते हैं लगभग वही टॉपिक जो है आज के विज्ञान वाले जो महोत्सव में लिए गए हैं। मैं बहुत उसको देख के मुझे बड़ा एक ताज्जुब है और खुशी भी है कि हमारे बच्चे उस स्तर पे आज जाने लगे हैं और इस जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनसे बच्चे निकल के आएंगे। ये आगे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा साइन है और मैं बधाई देता हूँ यहाँ बेग साहब को, प्रिंसिपल साहिबा को और ब्लॉक स्तरीय सभी जो अधिकारी जो निर्णायक मंडल है। SF इंटर कॉलेज बाजपुर में ये 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये विज्ञान महोत्सव बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये विद्यालय स्तर से प्रारंभ होकर के ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा 3 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर प्रथम 2 स्थान प्राप्त करने वाले और विज्ञान मेले में भी प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले तथा विज्ञान ड्रामा में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम जो है वो जनपद स्तर। वही खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां करवा चौथ पर्व को लेकर लक्सर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़ खरीदारी करती नजर आ रही है। सुबह से ही कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और कपड़े की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। देश भर में आज यह त्योहार मनाया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और तैयारियां करना महिलाओं ने शुरू कर दिया है। महिलाओं के साथ ही करवा चौथ के लिए दुकानदारों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर जो प्रदेश के हर जनपद में बनाए जाने हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा जनपद में 79 सरोवरों को बनाया जाना है। जनपद के जिला विकास अधिकारी KN तिवारी ने बताया कि जनपद में 79 जगहों में सरोवरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 36 सरोवरों को बना दिया गया है। शेष सरोवरों में कार्य प्रगति पर है, जिनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। दरअसल सरोवरों के माध्यम से बहते पानी को इकट्ठा करना है, जिससे पानी के स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया जा सके, ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इस सरोवर जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें हमारे जनपद में 79 सरोवर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से हमने 36 सरोवर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हमारे सरोवर जो है जो अभी रनिंग में चल रहे हैं वो हमारे दिसंबर तक की डेडलाइन है, हम उसमें पूरा कर लेंगे। इस अमृत सरोवर से एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो प्राकृतिक वर्षा जल है उसको हम संरक्षित कर पा रहे हैं और इसके आसपास की जो हमारी पेयजल लाइनें हैं, जो हमारे प्राकृतिक जल। वहीं उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले पर हाई कोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन अब नदी नालों पर हुई अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई अमल में ला रहा है।
जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों को तहसील प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों में उनके सर से छत छीने जाने का भय तो है, साथ ही इसकी जद में आए पट्टाधारियों को भी उसका आशियाना छीने जाने का भय है, जिसको लेकर आज प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील विकास नगर का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि उनके आशियानों को उजाड़ा न जाए, बल्कि उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए। देखिए, मांग ये है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार ने एक जो है 31/3 को एक हाई कोर्ट में जो है 2022 में एक याचिका दर्ज की थी। उसमें कहा गया था कि वो उत्तराखंड में नदी किनारे जो है लोग बसे हुए हैं, खालों के किनारे, और जो सरकारी भूमि है इनसे इनको हटाया जाए। तो उसका आदेश हुआ जो है, उस आदेश के आधार पर जो है प्रशासन ने जो है लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया कि यहाँ से हटाया जाए सरकार के इशारे पर जो है। हालांकि ये सब कुछ जो है सरकार का खेल है, सरकार ने उनको भेजा। सरकार जो है जब ऐसे काम होते हैं पब्लिकली तो अपना आप सामने नहीं आते, किसी अपने लोगों को भेज के जो है ऐसे आदेश कराते हैं कोर्ट से जो है, और कोर्ट को गुमराह करके आदेश करा गया है। इसमें जो है जो लोग बसे हुए हैं उनकी जमीन भी है, पट्टेदार भी है, लोग सारे जो है सरकारी जमीन पे नहीं है, और 20 साल से 30 साल से वो लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं। सरकार ने सारी सुविधा उनको दी, बिजली, पानी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारी चीजें उनके पास है। वोट डालने का काम वो कर रहे हैं जो है, और अब जो है उनको हटाने के जो है नोटिस दिया गया, चिन्हित किया गया। हम उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं कि ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग, ये लोग जो है अगर इनको उजाड़ा गया तो ये कहाँ जाएंगे लोग, गरीब लोग। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेहनत करके इन 40-50 सालों में अपने मकान तैयार करे जो है, इनके पास कुछ साधन नहीं, इनके बच्चे वीरान हो जाएंगे। या तो सरकार अगर इनको हटाना है वहाँ से तो सरकार जो है इनको जगह दे, कहीं अधिकृत करे, कहीं सरकार जो है इनकी जो है मकान। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।